Good morning, students. In this chapter, we study about the emergence of new kingdom 700 to 1200 CE. क्लास 7 का ही चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे 700 से 1200 CE के दरमियान कौन कौन सी किंगडम्स थी, जो नई रीजनल किंगडम्स थी, पावरफुल किंगडम जो उभर कर सामने आई नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया में। क्योंकि 700 से 1200 CE के दरमियान बहुत सारी रीजनल किंगडम थी जो उभर कर हिंदुस्तान के डेक्कन, साउथ और नॉर्थ में सामने आई। ऑल दीज किंगडम्स हैड द डिज़ायर टू बिल्ड एन एम्पायर। इन सारे किंगडम्स की ख्वाहिश थी ये अपना खुद का एक एम्पायर, एक सल्तनत इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसीलिए ये किंगडम्स एक दूसरे से कंटिन्यूसली लड़ती रहती थी, क्योंकि ये चाहते थे कि जो उनकी नेबरिंग कंट्री है वो भी उनके कंट्रोल में आ जाए और नेबरिंग कंट्री पर भी उनको क्या हासिल हो जाए, वो उनके काबू में आ जाए, उनका कंट्रोल नेबरिंग टेरिटरी पर भी हो जाए। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द किंगडम्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड इन नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ इंडिया, about the tripartite struggle and the strategic importance of Kannauj, about the Turkish invader, about the most powerful kingdom in south, किसकी थी, चोला और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये आपको एक टेबल तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन एक चार्ट की मदद से आपको शो किया जा रहा है। पीरियड ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। सबसे पहले सवाल उठता है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किन के बीच में हुआ। वो ये हुआ था पालास, गुर्जारा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के लिए। 1850 में चोलास का इमरजेंस हुआ। 1000 से 1027 तक यहाँ पर किसका पीरियड रहा, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने हिंदुस्तान पर हमले किए। उसके बाद में बैटल होती है, टर्निन की बैटल होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191। सेकेंड बैटल होती है 1192 में। ये बहुत मशहूर बैटल हैं ये दोनों जंगें। बात करते हैं हम राइज ऑफ न्यू किंगडम्स इन द पोस्ट गुप्त पीरियड। पोस्ट गुप्त पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे उनको जो रूलर होते थे वो ग्रांट लैंड, जो ज़मीन है वो ग्रांट करते थे, यानी कि ज़मीन देते थे उन्हें। और ये जो ऑफिशियल्स होते थे ये मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे, रूलर्स की तरफ से इन पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती थी। ग्रांट लैंडेड ग्रू इन नंबर्स इन द 7th century। 7वीं शताब्दी में ज़मीनों को जो देने का तरीक़ा था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और यहाँ तक कि पूरे देश में फैल गया। मोस्ट पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द मेजर पावर्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उनकी ज़्यादातर जो किंगडम थी उनमें जो टेरिटरी शामिल थे वो इन्हीं लैंड ऑफिशियल्स के कंट्रोल में रहते थे, यानी कि जो भी टेरिटरीज थी उसको कंट्रोल करने का काम लैंड ऑफिशियल्स का होता था, जिनको फ्यूडिटरीज कहा जाता था। फ्यूडिटरी चीफ जो थे वर ईगर टू फ्री, वो आज़ाद होते थे कि जब भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी तो वो अपना क्या करते थे, अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर सकते थे। सम ऑफ दीज फ्यूडिटरीज, कुछ फ्यूडिटरीज स्ट्रगल करते थे और वो अपने खुद की लिखा टू फॉर्म न्यू किंगडम, एक नई किंगडम बना लिया करते थे ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में ये जो फ्यूडिटरीज होते थे ये अपने खुद का एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया करते थे। फॉर द पालास, मिसाल के तौर पर जो पालास थे वो कहाँ पर थे, उनकी हुकूमत वो कहाँ पर डोमिनेंट पावर थे, ईस्टर्न इंडिया में। जबकि गुर्जारा प्रतिहारास कहाँ पर थे, कहाँ पर उनका वो डोमिनेट थे, वेस्टर्न इंडिया और गंगेटिक वैली के ऊपरी हिस्से में। और जो तीसरे मेजर किंगडम थी राष्ट्रकूटास की, वो कंट्रोल कर रहे थे दक्कन को और नॉर्थन एंड साउथर्न इंडिया में बहुत सारे टेरिटरीज़ को। बहुत सारे राजपूत किंगडम भी थे जो उभर कर सामने आई थी, उनमें चौहान थे, चमन्नास थे। इसके अलावा साउथ में चोलास थे और चोलास एक बहुत पावरफुल किंगडम उभर कर सामने आई थी। चोलास बहुत मशहूर भी हुए थे क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ा था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीक़ा था वो सबसे बहुत हटकर डिस्टिंक्ट था, एकदम अलग था। अपने इसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की वजह से चोलास बहुत ज़्यादा फेमस भी थे।
और दूसरी उनकी फेमस होने की वजह थी एग्रेरियन एक्सपेंशन। इन दो की वजह से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड हैड देयर ओन एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। जो रूलिंग अर्ली मेडिवल पीरियड की जो भी रूलिंग डायनेस्टीज थी, जैसे कि गुर्जारा, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास, उनके अपने एरियाज थे, लेकिन उसके बाद भी ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इनका एरिया है, इनका अंडर कंट्रोल एरिया है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए और वो और ज़्यादा दौलत उनको हासिल हो जाए, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो झगड़ा था वो था कन्नौज को लेकर, क्योंकि कन्नौज एक ऐसा ही एरिया था, एक ऐसा रीजन था जो बहुत ज़्यादा रिच था हर एतबार से। इसीलिए ये तीनों ही पालास, राष्ट्रकूटास, गुर्जारा, प्रतिहारास, कन्नौज के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे थे, और इसी स्ट्रगल को हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इट इज़ सैड दैट द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल का जो मेन वजह थी वो ये थी कि ये अपने जो कन्नौज था, कन्नौज वाज अ सिंबल ऑफ द सॉवरेनिटी, और इसीलिए कन्नौज को अपने कंट्रोल में चाहती थी। दिस वारफेयर वाज आल्सो फॉर कंट्रोल ओवर फर्टाइल रीजन ऑफ द गंगेटिक वैली। इसके अलावा वहाँ की जो गंगेटिक वैली थी वो का जो आसपास जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, उपजाऊ था। एक तरह से कहेंगे यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, और इसीलिए तीनों ही किंगडम एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही थी, एक दूसरे से कंटिन्यूसली ये लड़ रहे थे ताकि कन्नौज उनके कंट्रोल में आ जाए। हर एक का ख्वाहिश, हर एक का सपना था कि कन्नौज उनके कंट्रोल में आ जाए। और जो दूसरी वजह थी इस कॉन्फ्लिक्ट की वो थी डिज़ायर टू हैव कंट्रोल ओवर रिचेस बियॉन्ड देयर ओन टेरिटरी, कि वो अपनी टेरिटरी से आगे बढ़ के बाकी दूसरे टेरिटरीज़ को भी अपने कंट्रोल में ले लें। दिस वाज पॉसिबली बिकॉज द रूलर्स नीडेड ह्यूज अमाउंट, और इसको ये किस वक्त मुमकिन हो सकता था? ये उस वक्त मुमकिन था किसी भी राजा के लिए, किसी भी रूलर के लिए, जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग और वेल इक्विप्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल पावरफुल आर्मी होती, और इस आर्मी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें दौलत की ज़रूरत थी ताकि वो पावरफुल आर्मी को मेंटेन कर सकें। इसलिए उन्होंने दे आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, इसलिए उन्होंने अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया। एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल, और जो बड़े बड़े मंदिर थे उनके रिसोर्सेज को अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने में यूज़ करने लगे, क्योंकि उनका मकसद था कि हम दूसरे कन्नौज को और दूसरी टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लें। और कंट्रोल में कब ले सकते हैं? जब उनके पास एक वेल इक्विप्ड आर्मी हो। वेल इक्विप्ड आर्मी कब मेंटेन होगी? इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? दौलत चाहिए। तभी आर्मी को, जब तक आर्मी को हम मिलिट्री को फैसिलिटी नहीं देंगे वो पावरफुल मिलिट्री नहीं बन सकती है। तो इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब इन तीनों ही किंगडम्स के बारे में, पालास, राष्ट्रकूटास, गुर्जारा, प्रतिहारास के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।